अध्याय 14 प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914-19 में ब्रिटेन ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के खिलाफ फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली और जापान के साथ गठबंधन किया। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रवाद की परिपक्वता देखी गई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया 3 गुना थी। नमपंथियों ने कर्तव्य के रूप में युद्ध में साम्राज्य का समर्थन किया। चरमपंथियों, जिनमें तिलक, जो जून 1914 में रिहा हुए थे, ने युद्ध के प्रयासों का इस गलत विश्वास में समर्थन किया कि ब्रिटेन स्वशासन के रूप में भारत की वफादारी को कृतज्ञता के साथ चुकाएगा, तथा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देश को आजाद कराने के अवसर का उपयोग करने का फैसला किया। ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के भारतीय समर्थक यह देखने में विफल रहे कि साम्राज्यवादी शक्तियां अपने उपनिवेशों और बाजारों की सुरक्षा के लिए लड़ रही थीं। क्रांतिकारी गतिविधि उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी, यूरोप में बर्लिन समिति और भारतीय सैनिकों द्वारा कुछ बिखरे हुए विद्रोहों के माध्यम से की गई, जैसे कि सिंगापुर में एक। भारत में तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत क्रांतिकारियों के लिए युद्ध एक स्वर्ग लग रहा था। अफसर भेजा, भारत से सैनिकों को हटा दिया, श्वेत सैनिकों की संख्या एक बिंदु पर केवल 15,000 तक गिर गई, और जर्मनी और तुर्की से वित्तीय और सैन्य मदद की संभावना को बढ़ा दिया। ब्रिटेन के दुश्मन। इस अवधि की क्रांतिकारी गतिविधियों का विवरण पिछले अध्याय में शामिल किया गया है। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन विदेश में रहने वाले भारतीयों की प्रतिक्रिया की तुलना में कम आवेश में लेकिन अधिक प्रभावी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी, जिसने रोमांटिक गदर साहसिक का रूप ले लिया। प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खापरदे, सर एस सुब्रमण्यम लिया, जोसेफ बैप्टिस्टा और मोहम्मद अली जिन्ना सहित अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर फैसला किया कि एक राष्ट्रीय गठबंधन होना आवश्यक है जो पूरे वर्ष काम करेगा। कांग्रेस, जिसके वार्षिक सत्र थे, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर पूरे भारत के लिए स्वशासन या गृह शासन की मांग के मुख्य उद्देश्य के साथ। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग होना था। हालांकि अंत में 2 होम रूल लीग शुरू की गईं, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरी एनी बेसेंट द्वारा। दोनों का उद्देश्य आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत करना था। आंदोलन के लिए अग्रणी कारक। होम रूल आंदोलन के गठन के कुछ कारक इस प्रकार थे। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने महसूस किया कि सरकार से रियायतें प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता है। मॉडरेट्स का मौले से मोहभंग हो गया था। मिंटो सुधार। लोग उच्च कराधान और कीमतों में वृद्धि के कारण युद्धकालीन दुखों का बोझ महसूस कर रहे थे और विरोध के किसी भी आक्रामक आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार थे। युद्ध, जो उस समय की प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच लड़ा जा रहा था और एक दूसरे के खिलाफ नग्न प्रचार द्वारा समर्थित था, ने श्वेत श्रेष्ठता के मिथक को उजागर किया। जून 1914 में अपनी रिहाई के बाद तिलक नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे और उन्होंने सरकार को अपनी वफादारी और नरमपंथियों को आश्वस्त करने के लिए आयरिश होम शासकों की तरह प्रशासन में सुधार के लिए सरकार को आश्वस्त करने के लिए समझौता किया था। सरकार का तख्ता पलट। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हिंसा के कृत्यों ने केवल भारत में राजनीतिक प्रगति की गति को धीमा करने का काम किया है। उन्होंने सभी भारतीयों से संकट की घड़ी में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने का आग्रह किया। 1896 से भारत में स्थित आयरिश थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर होम रूल के लिए एक आंदोलन के निर्माण को शामिल करने के लिए अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया था। लीग
तिलक और बेसेंट दोनों ने महसूस किया कि एक उदारवादी प्रभुत्व वाली कांग्रेस की स्वीकृति के साथ साथ उग्रवादियों का पूर्ण सहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए आवश्यक था। कांग्रेस के 1914 के अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी तालमेल तक पहुंचने में विफल रहने के बाद तिलक और बेसेंट ने अपने दम पर राजनीतिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। 1915 की शुरुआत तक एनी बेसेंट ने श्वेत उपनिवेशों की तर्ज पर युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग के लिए एक अभियान शुरू किया था। उन्होंने अपने समाचार पत्रों, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से और सार्वजनिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार किया। 1915 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक और बेसेंट के प्रयासों को कुछ सफलता मिली। यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल किया जाए। हालांकि बेसेंट कांग्रेस को होम रूल लीग की अपनी योजना को मंजूरी देने में विफल रही, लेकिन कांग्रेस ने शिक्षाप्रद प्रचार के कार्यक्रम और स्थानीय स्तर की कांग्रेस समितियों के पुनरुद्धार के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। बहुत देर तक प्रतीक्षा न करने की इच्छा न रखते हुए बेसेंट ने यह शर्त रखी कि यदि कांग्रेस अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करती है, तो वह अपनी खुद की लीग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जो उसे अंततः करनी ही थी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। तिलक और बेसेंट ने किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए अपनी अलग लीग स्थापित की। जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा, तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सहज नहीं थे और इसी तरह उनके अपने कुछ समर्थक तिलक के साथ सहज नहीं थे। हालांकि दोनों लीगों ने अपने काम को अपने विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित करके अपने प्रयासों का समन्वय किया। वे जहां कर सकते थे, उन्होंने सहयोग किया। तिलक की लीग। तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने बेलगाम में अपनी पहली होम रूल बैठक की। उनकी लीग का मुख्यालय पूना था। उनकी लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक ही सीमित थी। इसकी 6 शाखाएं थीं और मांगों में स्वराज्य, भाषाई राज्यों का गठन और स्थानीय भाषा में शिक्षा शामिल थी। बेसेंट लीग। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, अब चेन्नई में अपनी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और शेष भारत, बॉम्बे शहर सहित को कवर किया। इसकी 200 शाखाएं थीं। तिलक की लीग की तुलना में शिथिल रूप से संगठित थी और जॉर्ज अरुंडेल को आयोजन सचिव के रूप में रखा गया था। अरुंडेल के अलावा मुख्य कार्य BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर। होम रूल लीग कार्यक्रम। लीग अभियान का उद्देश्य आम आदमी को स्वशासन के रूप में स्वशासन का संदेश देना था। इसने पहले की लामबंदी की तुलना में बहुत व्यापक अपील की थी और गुजरात और सिंध के राजनीतिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को भी आकर्षित किया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा और चर्चा को बढ़ावा देना, पुस्तकालयों और राष्ट्रीय राजनीति पर पुस्तकों वाले वाचनालय का आयोजन, सम्मेलन आयोजित करना, राजनीति पर छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्रों, पैम्फलेट, पोस्टर, सचित्र पोस्ट के माध्यम से प्रचार करना था। कार्ड, नाटक, धार्मिक गीत आदि, धन इकट्ठा करना, सामाजिक कार्यों का आयोजन करना और स्थानीय सरकारी गतिविधियों में भाग लेना। 1917 की रूसी क्रांति होम रूल अभियान के लिए एक अतिरिक्त लाभ साबित हुई। बाद में होम रूल आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, B चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्राओ और लाला लाजपत राय। इनमें से कुछ नेता एनी बेसेंट लीग की स्थानीय शाखाओं के प्रमुख बने। मोहम्मद अली जिन्ना ने बॉम्बे डिवीजन का नेतृत्व किया। कई नरमपंथी कांग्रेसी जिनका कांग्रेस की निष्क्रियता से मोहभंग हो गया था, और गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सदस्य आंदोलन में भी शामिल हुए। हालांकि एंग्लो इंडियन
दक्षिण के अधिकांश मुस्लिम और गैर ब्राह्मण शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि होम रूल का अर्थ होगा हिंदू बहुमत का शासन, और वह भी मुख्य रूप से उच्च जाति द्वारा। सरकारी रवैया। सरकार गंभीर दमन के साथ नीचे आ गई, खासकर मद्रास में जहां छात्रों को राजनीतिक बैठकों में भाग लेने से मना कर दिया गया था। तिलक के खिलाफ एक मामला स्थापित किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। जून 1917 में एनी बेसेंट ने और उसके सहयोगी बीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार किया गया था। इसने देशव्यापी विरोध को आमंत्रित किया। एक नाटकीय भाव में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने नाइटहुड को त्याग दिया, जबकि तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध के एक कार्यक्रम की वकालत की। दमन ने केवल आंदोलनकारियों के रवैये को सख्त करने और सरकार का विरोध करने के उनके संकल्प को मजबूत करने का काम किया। भारत के राज्य सचिव मोंटागू ने टिप्पणी की कि शिव ने अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काट दिया, केवल यह पता लगाने के लिए कि उनकी 52 पत्नियां हैं। भारत सरकार के साथ ऐसा ही होता है जब वह श्रीमती बेसेंट को नजरबंद करती है। एनी बेसेंट सितंबर 1917 में रिलीज हुई थी। 1919 तक आंदोलन क्यों फीका पड़ गया? होम रूल आंदोलन अल्पकालिक साबित हुआ। 1919 तक यह समाप्त हो गया था। गिरावट के कारण इस प्रकार थे। आय, प्रभावी संगठन का अभाव था। 1917-18 के दौरान सांप्रदायिक दंगे देखे गए। नरमपंथी जो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें सुधारों की बात अगस्त 1917 के मोंटेग्यू के बयान में निहित है, जिसमें स्वशासन को भारत में ब्रिटिश शासन के दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था और बेसेंट की रिहाई से शांत किया गया था। चरमपंथियों द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध की बात ने नरमपंथियों को सितंबर 1918 से गतिविधियों से दूर रखा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो जुलाई 1918 में ज्ञात हुए, ने राष्ट्रवादी रैंकों को और विभाजित कर दिया। सुधारों की घोषणा के बाद लीग के उपयोग को लेकर एनी बेसेंट खुद दो दिमागों में थी। एनी बेसेंट सुधारों और निष्क्रिय प्रतिरोध की तकनीकों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर संकोच किया। तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ एक मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में सितंबर 1918 विदेश जाना पड़ा, जिसकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारत में विकसित हुई आंदोलनकारी राजनीति के लिए जिम्मेदार बताया गया था। बेसेंट एक सकारात्मक बढ़त देने में असमर्थ होने और तिलक के इंग्लैंड में चले जाने के कारण आंदोलन को नेतृत्व विहीन छोड़ दिया गया था। स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए गांधी का नया दृष्टिकोण धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लोगों की कल्पना को पकड़ रहा था, और जन आंदोलन जो गति पकड़ रहा था, ने होम रूल आंदोलन को तब तक किनारे कर दिया जब तक कि यह समाप्त नहीं हो गया। 1920 में गांधी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। हालांकि एक साल के भीतर लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। सकारात्मक लाभ। होम रूल लीग और उससे जुड़ी गतिविधियों का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन ने उस समय तक कांग्रेस के विचार विमर्श और अपेक्षाकृत निष्क्रिय प्रकृति और गांधीवादी चरण के बीच एक संक्रमण को चिन्हित किया, जो स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी सामूहिक भागीदारी के साथ आने वाला था। आंदोलन ने से जोर हटा दिया। जनता के लिए शिक्षित अभिजात वर्ग और नमपंथियों द्वारा मैप किए गए पाठ्यक्रम से आंदोलन को स्थायी रूप से हटा दिया। इसने शहर और देश के बीच एक संगठनात्मक लिंक बनाया, जो बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण साबित हुआ जब राष्ट्रीय आंदोलन ने सही मायने में अपने जन चरण में प्रवेश किया। इसने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी बनाई। इसने जनता को गांधीवादी की राजनीति के लिए तैयार किया।
अंदाज वी मोंटागू की अगस्त 1917 की घोषणा और मोंटफोर्ट सुधार होम रूल आंदोलन से प्रभावित थे। वी तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के प्रति लखनऊ में नरमपंथी चरमपंथी पुनर्मिलन 1916 ने कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रवाद के एक प्रभावी साधन के रूप में पुनर्जीवित किया। वी होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम और तात्कालिकता की भावना दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 उग्रवादियों का कांग्रेस में प्रवेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एक नरमपंथी अंबिका चरण मजूमदार ने की, ने अंततः तिलक के नेतृत्व वाले उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। विभिन्न कारकों ने इस पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की। आय पुराने विवाद अब व्यर्थ हो गए थे। नरमपंथी और चरमपंथी दोनों ने महसूस किया कि विभाजन ने राजनीतिक निष्क्रियता को जन्म दिया था। एनी बेसेंट और तिलक ने जोरदार प्रयास किया था। पुनर्मिलन के लिए उदारवादी शंकाओं को दूर करने के लिए तिलक ने घोषणा की कि उन्होंने प्रशासन में सुधार का समर्थन किया है और सरकार का तख्तापलट नहीं। उन्होंने कृत्यों की भी निंदा की। हिंसा का फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, जिन्होंने चरमपंथियों के उदारवादी विरोध का नेतृत्व किया था, ने पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। लखनऊ में होने वाला एक और महत्वपूर्ण विकास मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ आना और उनके द्वारा सरकार को आम मांगों की प्रस्तुति थी। यह उस समय हुआ जब मुस्लिम लीग, जो अब युवा उग्रवादी राष्ट्रवादियों के प्रभुत्व में थी, कांग्रेस के उद्देश्यों के करीब आ रही थी और तेजी से साम्राज्यवाद विरोधी हो रही थी। लीग के रवैये में बदलाव क्यों? लीग की स्थिति में बदलाव के कई कारण थे। तुर्की की मदद करने से ब्रिटेन का इनकार, खलीफास द्वारा शासित, जिन्होंने सभी मुसलमानों के धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व का दावा किया। बाल्कन 1912-13 और इटली 1911 के दौरान में इसके युद्धों ने मुसलमानों को नाराज कर दिया था। 1911 में बंगाल के विभाजन की घोषणा ने मुसलमानों के उन वर्गों को नाराज कर दिया जिन्होंने समर्थन किया था। विभाजन पूरे भारत में संबद्ध कॉलेजों की शक्तियों के साथ अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार के इनकार ने भी कुछ मुसलमानों को अलग थलग कर दिया। लीग के युवा सदस्य साहसी राष्ट्रवादी राजनीति की ओर रुख कर रहे थे और अलीगढ़ स्कूल के सीमित राजनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम लीग 1912 के कलकत्ता अधिवेशन ने लीग को भारत के अनुकूल स्वशासन की एक प्रणाली के लिए अन्य समूहों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध किया था, बशर्ते कि यह भारतीय मुसलमानों के हितों की सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्य के साथ संघर्ष में न आए। इस प्रकार कांग्रेस के समान स्वशासन का लक्ष्य दोनों पक्षों को करीब लाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी दमन से छोटे मुसलमान क्रोधित थे। मौलाना आजाद के अल हिलाल और मोहम्मद अली के कॉमरेड को दमन का सामना करना पड़ा, जबकि अली भाइयों, मौलाना आजाद और हसरत मोहानी जैसे नेताओं को नजरबंदी का सामना करना पड़ा। इससे यंग पार्टी में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं पैदा हुई। संधि की प्रकृति कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। जबकि लीग कांग्रेस के साथ संयुक्त संवैधानिक मांगों को सरकार के सामने पेश करने के लिए सहमत हो गई, कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों पर मुस्लिम लीग की स्थिति को स्वीकार कर लिया, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई एक समुदाय संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग नहीं करता। मुसलमानों को भी एक निश्चित अनुपात दिया गया। लगभग 10 वर्षों के दर्दनाक अलगाव और गलतफहमी के जंगल और अप्रिय विवादों के चक्रव्यूह से भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों पंखों को इस तथ्य का एहसास हो गया है कि वे एकजुट हैं,
लेकिन विभाजित हैं वे गिर जाते हैं। एसी मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष, आईएनसी 1916। अखिल भारतीय और प्रांतीय स्तरों पर विधायिकाओं में सीटों की संख्या। संयुक्त मांगे थीं, सरकार को घोषित करना चाहिए कि वह स्वयं को प्रदान करेगी। जल्द से जल्द भारतीयों पर सरकार, केंद्रीय और साथ ही प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधि सभाओं को निर्वाचित बहुमत के साथ और अधिक शक्तियों के साथ विस्तारित किया जाना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल 5 होना चाहिए। वर्षों। भारत के राज्य सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष द्वारा किया जाना चाहिए, न कि भारतीय निधि से। वायसराय और प्रांतीय के आधे सदस्य, राज्यपालों की कार्यकारी परिषदें भारतीय होनी चाहिए। आलोचनात्मक टिप्पणियां। हालांकि आधी कार्यपालिका का चुनाव विधायिका द्वारा किया जाना था, लेकिन समग्र रूप से कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होना था। विधायिका कार्यपालिका के निर्वाचित आधे हिस्से को नहीं हटा सकती थी, लेकिन चूंकि बजट जैसे महत्वपूर्ण मामले विधायिका की मंजूरी पर निर्भर थे, इसलिए संवैधानिक गतिरोध की सबसे अधिक संभावना थी। यह कार्यपालिका विधायिका संबंधों की प्रकृति थी जिसे कांग्रेस युद्ध के बाद के संवैधानिक सुधारों की किसी भी योजना में मांगती थी। इस प्रकार लखनऊ पैक्ट की मांगे मौले मिंटो सुधारों का एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित संस्करण मात्र थी। जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास एक दूरदर्शी था, कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार करने का तात्पर्य यह था कि कांग्रेस और लीग अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में एक साथ आए। यह मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत के विकास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। दूसरे, जबकि दोनों समूहों के नेता एक साथ आए, दोनों समुदायों के लोगों को एक साथ लाने के प्रयासों पर विचार नहीं किया गया। हालांकि पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को स्वीकार करने के विवादास्पद निर्णय ने कांग्रेस की ओर से बहुमत के वर्चस्व के अल्पसंख्यक भय को दूर करने की एक गंभीर इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। इतना ही नहीं, इस मिलन से लोगों में काफी उत्साह भी था। यहाँ तक सरकार ने भी अपनी मंशा बताकर राष्ट्रवादियों को शांत करने का फैसला किया। आने वाले समय में भारतीयों को स्वशासन प्रदान करने के लिए मोंटेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा में निहित है। मोंटागू का अगस्त 1917 का वक्तव्य। भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मोंटेगू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया, जिसे 1917 की अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। बयान में कहा गया है, सरकार की नीति एक की है। ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की दृष्टि से प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास। अब से राष्ट्रवादियों द्वारा स्वशासन या गृह शासन की मांग को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति अब एक सरकारी नीति बन गई है। 1909 में मौले के बयान के विपरीत की सुधारों का उद्देश्य स्व सरकार देना नहीं था भारत को। इसके अलावा जिम्मेदार सरकार शब्द के इस्तेमाल में यह शर्त निहित थी कि शासकों को चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि केवल लंदन में शाही सरकार के प्रति। हालांकि यह समान रूप से स्पष्ट था कि अंग्रेजों का भारतीय बहुमत के साथ मुख्य रूप से निर्वाचित विधायिकाओं को सत्ता सौंपने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए कार्यपालिका को कुछ हद तक निर्वाचित सभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, जिसका आकार और निर्वाचित सदस्यों का अनुपात किसी भी मामले में बढ़ने वाला था, द्वैध शासन की अवधारणा विकसित की जानी थी। भारतीय आपत्तियां। मोंटेग्यू के बयान पर भारतीय नेताओं की आपत्तियां दो तरह की थीं। कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी गई थी। अकेले सरकार को एक जिम्मेदार सरकार की ओर बढ़ने की प्रकृति और समय तय करना था।
और भारतीयों को इस बात से नाराजगी थी कि अंग्रेज तय करेंगे कि भारतीयों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सारांश। होम रूल लीग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में आक्रामक राजनीति की प्रवृत्ति का प्रकट होना, जुर्माने पर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अग्रणी था। आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलन के पक्ष में कारक 1. रियायतें प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय दबाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 2. मौले मिंटो सुधारों से मोहभंग। 3. युद्धकालीन दुख जनता विरोध के लिए तैयार है। 4. तिलक बेसेंट नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं। आंदोलन का उद्देश्य आम आदमी तक पहुंचाना। स्वशासन के रूप में होम रूल की अवधारणा। तिलक की लीग अप्रैल 1916 में शुरू हुई और महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में संचालित हुई था। 6 शाखाएं। बेसेंट लीग सितंबर 1916 में शुरू हुई और संचालित। शेष भारत में 200 शाखाएं थीं। बाद में लीग में नरमपंथी कांग्रेसियों सहित अन्य लोग शामिल हुए। उपयोग की जाने वाली विधियां सार्वजनिक बैठकों, समाचार पत्रों, पैम्फलेट्स के माध्यम से चर्चा, वाचनालय, प्रचार का आयोजन, पोस्टर आदि। सकारात्मक लाभ जनता पर स्थायी रूप से जोर दिया गया। शहर और देश के बीच स्थापित संगठनात्मक लिंक ने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार की। लखनऊ में उदारवादी चरमपंथी पुनर्मिलन को प्रभावित किया। 1916 इनके 916 का लखनऊ अधिवेशन। चरमपंथियों को कांग्रेस में दोबारा शामिल किया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने संयुक्त मांगे रखी। लखनऊ समझौता। कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों पर लीग की स्थिति को स्वीकार किया। मोंटेग्यू के वक्तव्य का महत्व भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति एक सरकारी नीति बन गई।